नेपाल के लिए आज वो समय आ चुका है जब वो ये डिसाइड करे कि हमारी राजनीति किस तरफ जाएगी। नेपाल के अंदर जब सरकार बदल जाती है तो उनके पक्ष भी बदल जाया करते हैं। केपी शर्मा ओली जब प्रधानमंत्री बनते हैं तो वो चाइना की तरफ रुख कर लेते हैं, और पुष्प दहल प्रचंड जब प्रधानमंत्री बनते हैं, रिसेंटली दिसंबर 2022 में ही बने थे, और फिर वो भारत की तरफ रुख कर लेते हैं। आखिरकार इनको यह समझ में नहीं आ रहा है कि कौन हमारा दोस्त है और कौन हमारा दुश्मन है। वापस से एक डिस्प्यूट जो है वो क्रिएट हो चुका है। भारत जब अखंड भारत का सपना देखता है तो पेट में दर्द होता है नेपाल के और चाइना के। देखते हैं कि आज किस चीज को लेकर कंट्रोवर्सी है। आप लोगों ने ऑलरेडी सुन रखा होगा अखंड भारत के बारे में। अखंड भारत एक ऐसा भारत जिसमें बहुत सारे देश जो हैं, भारत के पड़ोसी देश वो शामिल हैं। लेकिन जब भारत ने रिसेंटली 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन किया तो यह मैप जो है वो चस्पा कर दिया नई संसद की दीवार पर, और इस मैप को देखते ही नेपाल जो है वो तिलमिला उठा। क्या पूरा नेपाल तिलमिला उठा, या फिर केपी शर्मा ओली या फिर इनके ग्रुप वाले जो लोग हैं वो तिलमिला उठे? जानते हैं आज हम लोग इस लेक्चर के अंदर। देखिए क्या है, ये दो मैप जो है वो पहले आप लोगों को मैं यहीं पे क्लियर कर देता हूं। इसमें हम लोगों ने पर्टिकुलर जो स्थान है उनको यहां पर लिख दिया है, जैसे विराटनगर, मथुरा, कालसी, हस्तिनापुर, श्रावस्ती, कपिलवस्तु, लुंबिनी, वैशाली, नालंदा, पाटलिपुत्र, कुशीनगर, सिंधु, है ना, उत्तरापथ, तक्षशिला, और यहां पर जो है वो हम लोग कंट्री के नाम देख रहे हैं। ये एक अखंड भारत की तस्वीर है और बहुत गजब की तस्वीर है। सपने देखी भी क्यों ना, बनेगा अखंड भारत, चिंता मत करिए। बहुत सारे न्यूज़पेपर जो है इन्होंने इसको कवर किया है। आप लोग देख सकते हैं कि हर न्यूज चैनल जो है, न्यूज मीडिया हाउस, वो कवर कर रहा है कि जो म्यूल लगा हुआ है, मैप लगा हुआ है नई संसद भवन के अंदर, उसको लेकर काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी जो है वो क्रिएट हो चुकी है। ये जो ट्वीट आप लोग देख रहे हैं यह है बाबूराम भट्टाराई का। ये कौन है? यह नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री। इन्होंने ट्वीट कर यह कहा कि भारत अपनी स्थिति को स्पष्ट करे कि भारत करना क्या चाहता है। वो एक स्पष्ट एक विवरण जो है, एक पूरा स्टेटमेंट वो नेपाल को दे, क्योंकि उसने हाल ही में नेपाल के कुछ स्थान जो है वो अपने मैप के अंदर दर्शाए हैं। ये महाशय कहना चाहते हैं कि भारत जो है वो अपनी स्थिति को क्लियर करे। इनसे पूछने की जरूरत है, क्या आप लोग अपनी स्थिति को क्लियर कर पा रहे हैं? आप लोग यहां तक यह भी नहीं क्लियर कर पा रहे हैं कि आपका कौन दोस्त है, कौन दुश्मन है। भारत के अंदर चाहे किसी भी गवर्नमेंट की हम लोग बात करें, हमेशा पाकिस्तान, तुर्की, चाइना वो हमारी हिट लिस्ट के अंदर रहे हैं। समझ रहे हैं आप लोग, हम कभी पक्ष नहीं बदलते। तो यहां पर ये जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं इन्होंने क्या किया है, यहां पर ट्वीट करके ये बताया है। प्रहार बैच जो है वो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोग को 70% डिस्काउंट मिलेगा, एक्स्ट्रा 25% डिस्काउंट जो है वो भी आप लोग को मिलेगा। जो भी यूपीएससी की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए जीएस पेपर 1 to 4 खासतौर पर डाउट सेशन बड़ा जबरदस्त है, आप लोग जो है इसमें एनरोल कर सकते हैं। देखिए बेसिकली जब हम लोग अखंड भारत की बात करते हैं तो उसमें भारतीय नहीं और भी देश शामिल हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं अफगानिस्तान की, हम लोग बात करते हैं पाकिस्तान की, मालदीव्स की, श्रीलंका की, म्यांमार की, बांग्लादेश की, इंडिया, इसके अंदर ये तमाम देश जो हैं वो शामिल होते हैं और एक राष्ट्र कहलाता है जिसको हम लोग कहते हैं अखंड भारत। ये तमाम देश जो है वो भारत से ही अलग होकर बने हैं। पहली बात तो ये कि ये अलग ही क्यों हुए, क्या जरूरत पड़ रही थी। देखिए जब भारत के इतिहास को आप लोग खंगालेंगे तो वहां पर जो पुराने स्क्रिप्ट्स हैं वहां पर आपको अखंड भारत का स्वरूप देखने को मिलेगा। लेकिन जब भी निजी स्वार्थ की बात आती है या फिर हम लोग कहते हैं कि धर्म की बात आती है तो फिर ये तमाम देश जो हैं वो अपने निजी स्वार्थों के तहत ही जो है वो भारत से अलग हुए थे। जैसे पाकिस्तान का हम लोग एग्जाम्पल लें तो पाकिस्तान जो है वो अपने निजी स्वार्थों को सिद्ध करने के लिए भारत से अलग हो जाता है, चाहे फिर वो धर्म के ऊपर हो, चाहे वो इस्लाम के ऊपर हो। उस चीज को परिपोषित करने के लिए, उस चीज को न्यूट्रलाइज करने के लिए, न्यूट्रिश करने के लिए वो जो है वो भारत से अलग हो जाता है। तो तमाम देशों के साथ में यही कहानी जो है वो रही है। तो भारत के अंदर जो वैदिक ग्रंथ है वो भी अखंड भारत को जो है वो डिस्क्राइब करते हैं। विवाद किस चीज को लेकर है? ये जो आप लोग देख रहे हैं लुंबिनी, ये जो आप लोग देख रहे हैं श्रावस्ती, कपिलवस्तु, ये तमाम जो जगह हैं और भी कई जगह हो सकती हैं। नेपाल ये कहता है कि भाई ये जो जगह है ना, ये जो जगह है वो बेसिकली किसके अंदर है?
ये नेपाल की जगह है, जिसको आप लोग किस में दिखा रहे हैं, भारत के मैप में दिखा रहे हैं। तो पूर्व प्रधानमंत्री जो कि नेपाल के, उनका यह कहना है कि भारत की मंशा यह हो सकती है कि वो आगे जाकर नेपाल पर कब्जा कर ले। अब हम तो अपनी मंशा क्लियर करेंगे नहीं ना, हो सकता है भविष्य में कुछ भी हो सकता है, अखंड भारत का निर्माण भी हो सकता है, सपना देखना कोई बुरी बात नहीं है। तो नेपाल जो है इसके साथ में विवादों में है, लेकिन ये कोई नया विवाद नहीं है। भारत जो है, यानी कि जब भारत अपना मैप रिलीज करता है तो नेपाल ने कई बार ऑब्जेक्शन किया है। जैसे नेपाल ने 3 जगह थी, काला पानी, लिम्पिया अधूरा और लेपुलेख दर्रा, जब भारत ने इसको अपने मैप के अंदर शो किया तो नेपाल ने कहा कि यह हमारा हिस्सा है। तो नेपाल जो है पहले से ही विवाद जो है वो हमेशा खड़ा करता रहा है। रामायण की हम लोग जरूर बात करेंगे। आप लोग को पता है कि पुष्पदहल प्रचंड जो कि दिसंबर 2022 के अंदर नेपाल के प्रधानमंत्री बने थे, वो 31 मई से लेकर 3 जून तक अभी भारत के अंदर यात्रा पर हैं। इन्होंने विजिट किया है भारत को और बहुत से धार्मिक स्थलों को। इनकी तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं है। इसका मतलब है कि परेशानी जो है वो पर्टिकुलर उस पर्सन में है जिसने ट्वीट किया है। रामायण की जब हम लोग बात करें तो आप लोग देख सकते हैं कि जब 14 वर्ष का वनवास मिला था, पहले हम लोग सीता जी की बात कर लेते हैं ना, सीता माता की बात कर लेते हैं। तो इनके पिता जो जनक थे, उनकी बेटी जानकी, सीता, तो जनकपुर के राजकुमार वो कहां थे, नेपाल के अंदर ही थे। तो भारत और नेपाल के रिलेशन जो है वो काफी पुराने हैं, आज कोई नए रिलेशन नहीं है। कल्चरल जो रिलेशंस हैं वो बहुत पुराने हैं। जब श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिला था, उस समय इन्होंने नेपाल के अंदर भी कई जो जगह थी, जंगल थे, वहां पर अपने वनवास को काटा था। इसीलिए हम लोग बात करते हैं किसकी, रामायण सर्किट की हम लोग बात करते हैं। देखिए रामायण सर्किट, तो रामायण सर्किट में हम लोग डिफाइन करते हैं कि प्रभु श्री राम जहां जहां जो है वो गए थे अपने जीवन काल के अंदर, उन जगह को कनेक्ट करने वाले जितने भी स्थान हैं उसको हम लोग रामायण सर्किट के अंदर काउंट करते हैं। आप लोग देख सकते हैं श्रावस्ती, कौशल, मिथिला, ये सब जो है वो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए क्या कह रहे हैं आगे सुनिएगा। ये जो पेंटिंग मैंने आप लोगों को दिखाई अभी अखंड भारत की, उसमें क्या है कि वो बेसिकली प्रेजेंट पाकिस्तान को भी जो है वो भारत के अंदर शो करता है। ठीक है, तो ये अखंड भारत की, और इस पे जो है वो बेसिकली नेपाल अभी क्या कर रहा है, ऑब्जेक्शन जो है उसने उठा रखा है अखंड भारत के मैप के ऊपर। ठीक है, तो देखिए डायरेक्ट एविडेंस ऑफ दिस यूनिक रिलेशनशिप इज क्लियरली फाउंड इन द थाउजेंड्स ऑफ ईयर ओल्ड रामायण पीरियड। मतलब ओल्ड रामायण अगर हम लोग देखें, उसके टाइम पीरियड को अगर हम लोग गौर फरमाएं, तो ये तमाम स्थान जो है वो बेसिकली क्या कहलाते हैं, भारत के अंदर कहलाते हैं। और जानकी जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, माता सीता की, उनके पिता जनकपुर के जो है वो राजा थे, और वो बेसिकली कहां पर लोकेटेड है, नेपाल के अंदर। तो हम लोग कल्चरल रिलेशन के तौर पर जो है वो इस जनकपुर को देख रहे हैं, ना कि नेपाल के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग रामायण एक्सप्रेस की भी बात करेंगे। देखिए रामायण के साथ में हम लोग बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं। अभी जब कोविड-19 का टाइम पीरियड था, महाभारत और रामायण जब टीवी चैनल्स पर दिखाई गई थी, तो लोग जो थे वो अपने बच्चों के साथ में, परिवार के साथ में रामायण और महाभारत को देखा करते थे। इसीलिए रिश्ता जो है वो बड़ा पुराना है। रामायण एक्सप्रेस भी हम लोग चलाते हैं इंडिया के अंदर, जो कि रामायण यानी कि भगवान श्री राम से जुड़े हुए स्थल जो है इनको यहां पर काउंट करता है। और खासतौर पर श्रीलंका के अंदर भी जो है वो एक ट्रेन वगैरह यहां से गुजरती है रामायण के अंदर। हम लोग बात करेंगे यूरोपियन यूनियन की। आज आप लोग सोचेंगे कि सर यूरोपियन यूनियन कहां से आ गया। मैं शॉर्ट में आप लोगों को चीज समझाने की कोशिश करूंगा। यूरोपियन यूनियन हम लोग इसको कंपेयर कर सकते हैं अखंड भारत के साथ में। क्यों? क्योंकि यूरोपियन यूनियन के अंदर जितने भी कंट्री शामिल हैं उनको कई सारे बेनिफिट जो है वो मिले हुए हैं। टोटल 27 कंट्री। आप मोबाइल पर बात करते करते जब दूसरी कंट्री के अंदर चले जाते हैं तो कोई रोमिंग चार्जेस नहीं है। सभी कंट्रीज के अंदर वहां पर जो करेंसी चलती है वो एक ही चलती है। अगर मान लीजिए कि करेंसी अगर स्ट्रांग हुई है, इसका इफेक्ट सब पर पड़ेगा। यहां तक कि अगर इकोनॉमी बढ़ती है तो सभी देशों के साथ में बढ़ती है। समझ रहे आप लोग? तो फायदा जब होता है तो तमाम देशों को होता है। यहां तक कि जब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात आती है तो इनके अंदर जो ड्यूटी है वो लगती नहीं है। कितनी अच्छी बात हो सकती है। इकोनॉमी जो है वो ग्रो करती है। अगर हम लोग देखें कि यूरोपियन यूनियन में अगर शामिल हैं ये देश, तो क्या होगा कि एक देश के ऊपर अगर हमला होता है तो सभी देश जो है वो उसको प्रोटेक्शन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। फ्लेक्सिबल इकोनॉमी जो है वो इनको देखने को मिलती है। मार्केट एक्सेस कर सकते हैं। जैसे अगर आज अखंड भारत बन जाए तो हम में से कोई मार्केट जो है शोरूम जाके पाकिस्तान में खोल देगा।
समझ रहे हैं आप लोग? समझ रहे हैं मेरी बात? इस तरीके से मार्केट जो है वो एक्सेस करने का यहां पर जो है और फ्रीडम मिल जाएगी। यूरोपियन, जैसे यूरोप की बात करें तो हार्मोनी जो है वो इससे इंक्रीज होती है, फ्री ट्रेड जो है वो इससे इंक्रीज होता है। अगर हम लोग कंपैरिजन करें कि भारत के अंदर कुछ कुछ ऐसा है या फिर जो है एशिया के अंदर कुछ ऐसा चलता है, तो सार्क जो कंट्रीज हैं, बेसिकली सार्क का थोड़ा वर्चस्व कम हो चुका है, लेकिन फिर भी हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो सार्क कंट्रीज हैं, अगर इन सबको मिला लिया जाए तो अखंड भारत जो है वो बन सकता है। लेकिन क्या है कि यहां पर सबसे बेसिक जो चीज है जिसको हम लोग कहते हैं धर्म, वो धर्म ही जो है वो इसके आड़े आता है और कोई जो है वो रोक नहीं सकता है इसको। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? तो अगर अखंड भारत बनता है तो तमाम देशों को जो है वो फायदा मिलने वाला है। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। तो अखंड भारत जो है वो जरूर बनेगा, है ना? क्यों ना बने, बहुत फायदा है सभी देशों को। एक तो देखिए, जितनी भी मिलिट्री के ऊपर, वॉरफेयर के ऊपर पैसा खर्च होता है, आज भारत और पाकिस्तान जो है वो अपने मिलिट्री की एक्सेस को दिखाने के लिए, अपनी पावर को दिखाने के लिए करोड़ रुपए जो है वो खर्च कर देते हैं। अगर मान लीजिए अखंड भारत बने तो किसी को पावर दिखाने की जरूरत ही नहीं है, कितना पैसा बचेगा, इकोनॉमी जो है कैसे ग्रो करेगी, जबरदस्त गजब प्लान बनेगा ये तो। ठीक है, और ये प्लान जो है वो किसको बनाना चाहिए? भारत को ही बनाना चाहिए। चलिए, तो प्रहार बैच जो है वो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। कोड आप लोग को यूज करना है प्रहार, जिससे आप लोग को 70% डिस्काउंट और 25% डिस्काउंट जो है वो एक्स्ट्रा आप लोग को मिल जाएगा। यूपीएससी की तैयारी करने वाले विद्यार्थी जो है वो आप लोग यहां से तैयारी कर सकते हैं। चलिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेलीग्राम चैनल है दीपक इंदौरा ऑफिशियल, आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। लेक्चर्स के नोटिफिकेशन आप लोगों को अवेलेबल हो जाते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।